हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो हम कवर करेंगे 2 हफ्तों का एडिशन 23 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। इस टाइम पे रेगुलर पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रहे, इसलिए वीडियो में थोड़ा डिले हो रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे। तो 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे। इस साल इसके लिए विषय रखा गया था अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। ये थीम है इस साल की। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डेट की बजाय थीम भी पूछ लेता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेट याद रखना है और थीम याद रखनी अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। तो वर्ल्ड पोलियो डे मनाया क्यों जाता है? तो जो पोलियो है इसके रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि पोलियो क्या है, कैसे होता है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस दिन की शुरुआत की गई थी। अब बात आती है 24 अक्टूबर डेट क्यों चुनी गई है। तो 24 अक्टूबर इसलिए चुना गया है क्योंकि 24 अक्टूबर को जन्मदिन होता है जोनास साल्क का। जो जोनास साल्क है, इन्होंने पोलियो की वैक्सीन खोजने वाली जो टीम थी उसको लीड किया था। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पे विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अब इस दिन को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जिसे जानते हैं। तो इसके बारे में आपको स्टैटिक भी पता होने चाहिए। WHO के प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रेसस। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। फिर आता है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को मनाया गया विश्व एनिमेशन दिवस यानी वर्ल्ड एनिमेशन डे। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एसोसिएशन की तरफ से इसे मनाया जाता है और एनिमेशन को प्रमोट करने के लिए, एनिमेशन को सम्मान देने के लिए 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस की स्थापना की गई थी। 28 अक्टूबर डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि 28 अक्टूबर 1892 में पेरिस में एमिल रेनॉल्ड ने थिएटर ऑप्टिक में अनुमानित चलित छवियों के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इस कारण से 28 अक्टूबर डेट चुनी गई है, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 28 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। तो जो ASIFA है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष हैं डीना मोर्स। इसके संस्थापक हैं जॉन हलास और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में फ्रांस के NSC में। इसके बाद है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। इस साल इसके लिए विषय रखा गया है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। फिर से सुन लीजिए, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। और ये दिन मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। तो जो स्ट्रोक है, इसके बढ़ते जोखिम जो हैं, इसकी रोकथाम के लिए और इसके उपचार के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। 29 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले 2004 में। तो कनाडा में वर्ल्ड स्ट्रोक कांग्रेस ने इस दिन की शुरुआत की थी 2004 में और 2006 में ये जो दिन है इसको जन जागरूकता के लिए घोषित किया गया था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे, जो कि 3 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, यानी इस साल हम दूसरी बार मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे। 3 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। 2021 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के 41वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाने की घोषणा की गई थी और इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि अब 2022 से इस दिन को मनाया जाएगा हर साल 3 नवंबर को। तो पिछली बार पहली बार मनाया गया और इस बार अब दूसरी बार मनाया गया है। अब जो यूनेस्को है, यहाँ के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। इसका गठन किया गया था 1945 में और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। अब बात यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की हो रही है। तो प्रेजेंट में यूनेस्को के अनुसार भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 12 नंबर याद रखिएगा। और सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था, ये था नीलगिरी क्षेत्र। इसे सन 2000 में जोड़ा गया था। इसके बाद देखते हैं कुछ करंट अफेयर। सबसे पहले यहाँ पे है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है और यहाँ पे है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पे 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना लगाया क्यों गया है? ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है KYC और जो दूसरे नियम है उनका उल्लंघन करने के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ 39 लाख का जुर्माना लगाया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। अब जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और गवर्नर है यहाँ पे
शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और इन्हें इस वर्ष बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी दिया गया है, यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो सियाचिन, यहाँ पे पहला मोबाइल टावर स्थापित किया गया हाल ही में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है कि सियाचिन में कोई मोबाइल टावर स्थापित किया गया है। तो ये जो टावर है ये इंस्टॉल किया गया है BSNL के द्वारा, ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि किस कंपनी ने सियाचिन में पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है, तो आंसर है BSNL। BSNL ने यहाँ पे 15,500 फीट की ऊंचाई पे ये टावर स्थापित किया है। फिर यहाँ पे तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया है। अब तंजानिया की बात आई है तो तंजानिया से कुछ और डेटा याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है डोडोमा, राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहू हसन, इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है, और मुद्रा है तंजानिया शीलिंग। इसके बाद यहाँ पे मास्टर शेफ़ है, मास्टर शेफ़ सिंगापुर कुकिंग शो है। तो भारतीय मूल के हैं, यहाँ पे सिंगापुर के नागरिक हैं इंद्रपाल सिंह, इनको मास्टर शेफ़ सिंगापुर के चौथे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल कार्ट्समोर है, इन्होंने एक चैटबॉट को अपना नया प्रिंसिपल हेड टीचर बनाया है। जो चैटबॉट है इसका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन से नाम ही पूछे जाते हैं। तो जो चैटबॉट है इसका नाम है अबिगैल बैली, अबिगैल बैली। तो अबिगैल बैली नामक इस चैटबॉट को नया प्रिंसिपल हेड टीचर बनाया गया है। इसके बाद है यहाँ पे न्यूजीलैंड से न्यूज़। तो न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री चुनाव हुए थे और जहाँ पे क्रिस्टोफर लक्सन ने उन चुनावों में जीत दर्ज की है और अब वो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं न्यूजीलैंड के। तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो यहाँ की कैपिटल है यानी राजधानी है वेलिंगटन, ये याद रखिएगा, और करेंसी है यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। कैपिटल है वेलिंगटन और नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। फिर यहाँ पे भारत के संविधान निर्माता जो हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो भारत के बाहर अभी हाल ही में इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और पिक्चर में आप जो ये देख रहे हैं वही प्रतिमा है ये। तो ये जो प्रतिमा है ये वॉशिंगटन DC में स्थापित की गई है और इसका एक नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो याद रखना आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि BR अम्बेडकर जी की भारत के बाहर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है, वॉशिंगटन DC में। अब ये तो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। आपको बताना है कि भारत में जो सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है BR अम्बेडकर जी की, उसका नाम क्या है। तो ये आप लोगों के लिए क्विज़ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको एक फ्लैग दिख रहा है, एक झंडा दिख रहा है। एक्चुअली में जो फ्लैग है ये भारतीय वायुसेना का नया फ्लैग है। भारतीय वायुसेना को ये नया ध्वज प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ हुई थी, जिस अवसर पे 72 साल बाद भारतीय वायुसेना को ये नया ध्वज प्रदान किया गया है। इसका अनावरण किया है जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी ने। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी कि इम्फाल जिसे नाम दिया गया है, तो इम्फाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर हाल ही में सौंपा है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, किसके द्वारा सौंपा गया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा, और किसका तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, ये इम्फाल का। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि अब से हर साल भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त ही क्यों, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 सफल हुआ था, यानी कि उसी दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग हुई थी। तो इसी की सफलता का जश्न मनाने के लिए हर साल अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। फिर यहाँ पे बेंगलुरु से न्यूज़ है। तो बेंगलुरु की रहने वाली है ओवी मालवे। इन्होंने 10 साल की उम्र में स्कूबा डाइविंग की है और दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइवर बनी है ये।
10 साल की उम्र में इन्होंने स्कूबा डाइविंग की है और दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइवर बन गई हैं ओवी मालवे। फिर है यहाँ पे 69वें नेशनल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ध्यान से पढ़िएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली वोकैब जी के करंट अफेयर सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। दूसरे न्यूज़पेपर मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण है, सबकी PD वहाँ पे PDF जो है अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए 69वें नेशनल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म बनी है रॉकेटरी, R माधवन की। फिर है बेस्ट निर्देशन, ये पुरस्कार दिया गया है निखिल महाजन और गोदावरी को। फिर है बेस्ट एक्टर, ये है अल्लू अर्जुन, पुष्पा मूवी आई थी उसमें रोल के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर है बेस्ट एक्ट्रेस, इसमें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को ये अवार्ड दिया गया है और मिमी में कृति सेनन को ये अवार्ड दिया गया है, तो दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस का ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई है सरदार उधम। ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में प्रदान किए हैं और इसके साथ ही साथ इन्होंने वर्ष 2021 के लिए वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो ये अवार्ड तो है ही, इसके अलावा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी याद रखिएगा वहीदा रहमान जी को दिया गया है और वर्ष कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ष 2021 का ये अवार्ड है। फिर यहाँ पे हैं अरिंदम बागची। अरिंदम बागची, इनको हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इस पद पे पहले इंद्रमणि पांडे थे और इंद्रमणि पांडे की जगह अब इस पद पे आ गए हैं अरिंदम बागची। फिर हैं डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ तो हाल ही में इक्वाडोर में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने जीता है और अब ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बनेंगे। डैनियल नोबोआ इनका नाम आपको याद रखना है। और जो इक्वाडोर है इसकी राजधानी है क्विटो। राष्ट्रपति बन गए हैं डैनियल नोबोआ और यहाँ की मुद्रा है US डॉलर, यहाँ पे US डॉलर चलता है। एक छोटी सी न्यूज़ और है यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है नासा की न्यूज़। तो नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है साइकी। ठीक है, साइकी अलग से लिख देता हूँ। तो ये नासा का अंतरिक्ष यान है जो कि हाल ही में एक दुर्लभ धातु के एक एस्टेरॉयड की 6 साल की यात्रा के लिए रवाना किया गया है नासा के द्वारा उसकी स्टडी के लिए। तो यहाँ से आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान है, साइकी। फिर यहाँ पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूज़ है, इन्होंने भारतीय मूल की 2 शिक्षाविद जो कि हैं अमिया श्रीनिवासन और प्रोफेसर रिधि कश्यप, अमिया श्रीनिवासन और प्रोफेसर रिधि कश्यप, इनको 3 मिलियन पाउंड के 2023 के लेवर हुल्मे ट्रस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड है, लेवर हुल्मे ट्रस्ट अवार्ड वर्ष 2023 का। कितना अमाउंट है, 3 मिलियन पाउंड, और किसे दिया गया है, अमिया श्रीनिवासन और प्रोफेसर रिधि कश्यप को। फिर है यहाँ पे OECD यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का नाम है पेरिस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो रिपोर्ट है पेरिस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, तो आंसर होगा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। फिलहाल जो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसमें ये बताया गया है कि OECD के जितने भी देश हैं इनमें माइग्रेशन के मामले में भारत है, यानी भारतीय हैं, ये सबसे आगे हैं। माइग्रेशन यानी कि अपने देश से छोड़ के दूसरे देशों में लोकेट होना, यानी वहाँ जाके रहना। तो भारतीय माइग्रेशन के मामले में सबसे आगे हैं, इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ स्मृति शेष। तो सबसे पहले हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार गुलाम नबी ख्याल। गुलाम नबी ख्याल हाल ही में 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्हें 1975 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। 1975 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार इनकी पुस्तक के लिए दिया गया था, पुस्तक का नाम था गाशिक मीनार। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो गुलाम नबी ख्याल वरिष्ठ पत्रकार थे, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। 1975 में इनकी पुस्तक थी गाशिक मीनार, इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। फिर यहाँ पे अमेरिकी कवियत्री हैं लुइस ग्लूक। लुइस ग्लूक
कवियत्री हैं अमेरिका की। हाल ही में 80 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इन्हें 1993 में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था, काफ़ी जाना माना फेमस पुरस्कार है ये। तो 1993 में इन्हें वाइल्ड आइरिस के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना थी वाइल्ड आइरिस। फिर यहाँ पे फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं मार्टी अहितसारी। हाल ही में 86 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। पूछ सकता है कि मार्टी अहितसारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं? आंसर होगा फिनलैंड। या पूछ सकता है कि इन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखेगा, इन्हें 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। फिर यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं बिशन सिंह बेदी। हाल ही में 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है केरल साक्षरता मिशन की सबसे उम्र दराज स्टूडेंट बनी थी अभी 101 वर्ष की कार्तियानी अम्मा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। जब इनकी उम्र 96 वर्ष थी तब ये शामिल हुई थी केरल साक्षरता मिशन में, और उस उम्र में स्टूडेंट बन के इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया था, और हाल ही में इनका निधन हो गया है 101 वर्ष की आयु में। तो इनका नाम है कार्तियानी अम्मा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं भैरवी वैद। हाल ही में 67 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। तो पूछ सकता है भैरवी वैद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थी ये। आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ खेल समाचार। तो यहाँ पे बैडमिंटन की न्यूज़ है सबसे पहले। तो चाइना की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हान यूई। इन्होंने फिनलैंड में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसका नाम था आर्कटिक ओपन। तो इन्होंने आर्कटिक ओपन का महिला एकल वर्ग जीता है। चाइना की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हान यूई। वहीं इसी टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग की बात करें तो जो पुरुष एकल वर्ग का खिताब है ये मलेशिया के खिलाड़ी लीजी जिया ने जीता है। लीजी जिया, तो महिलाओं में हान यूई और पुरुषों में लीजी जिया। कौन सा टूर्नामेंट है? आर्कटिक ओपन टूर्नामेंट है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और ये प्रतियोगिता हुई कहाँ थी? फिनलैंड में हुई थी। फिर यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड की बात करें तो हाल ही में सितंबर माह के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं, और भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, इनको सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुषों में। वहीं महिलाओं में बात करें तो श्रीलंका की क्रिकेटर हैं चमारी अट्टापट्टू, इनको सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो पुरुषों में शुभमन गिल, महिलाओं में चमारी अट्टापट्टू। कौन से मंथ के लिए? सितंबर मंथ के लिए। फिर देखिए लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं 2028 में। कब? 2028 में। सबसे पहले तो यह याद रखना है कि ओलंपिक कहाँ होंगे अब? लॉस एंजलिस में। कब? 2028 में। तो होने वाले ओलंपिक खेलों में अब क्रिकेट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, इस कारण से ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टेनिस से न्यूज़। तो अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जेसिका पेगुला। जेसिका पेगुला, तो हाल ही में इन्होंने दक्षिण कोरिया में आयोजित कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट? कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इन्होंने यहाँ पे शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में चीन की युआन यूई को हराया और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। फिर यहाँ पे श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज हैं लसिथ मलिंगा। हाल ही में ये मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं। आईपीएल की बात हो रही है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो मुंबई इंडियंस के नए गेंदबाजी कोच बने हैं लसिथ मलिंगा। फिर यहाँ पे F1 फार्मूला 1 जो होता है उसकी रेस की बात करते हैं। तो इस साल सीरीज़ में अगली रेस हुई कौन सी? यूएस ग्रैंड प्रिक्स। तो नीदरलैंड के अनुभवी कार रेसर हैं मैक्स वर्स्टेपन, जो कि प्रेजेंट में अभी वर्ल्ड चैम्पियन भी है F1 के। तो इन्होंने यूएस ग्रैंड प्रिक्स, एक्चुअली में यूएस ग्रैंड प्रिक्स है, तो यूएस ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है मैक्स वर्स्टेपन। याद रखिएगा नीदरलैंड के कार रेसर हैं ये, और ये रेस करते हैं रेड बुल के लिए। फिर यहाँ पे टेनिस से एक और न्यूज़ है। तो अमेरिका के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं बेन शेल्टन, इन्होंने जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में रशिया के असलान कारात्सेव को हराया है। फिर यहाँ पे बैडमिंटन टूर्नामेंट एक और है, तो ये डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो पुरुष एकल वर्ग की बात करते हैं तो ये जो खिताब है ये चाइना के बेंग होंगयांग ने जीता है। पुरुष एकल वर्ग में चाइना के बेंग होंगयांग ने जीता है। इन्होंने फाइनल में मलेशिया के स्टार खिलाड़ी लीजी जिया को हराया है डेनमार्क ओपन में। वहीं महिला एकल वर्ग का बात करें
तो जो महिला एकल वर्ग का खिताब था ये चीन की ओलंपिक चैंपियन है चेन युफेई, इन्होंने जीता है डेनमार्क ओपन। इन्होंने फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन को हराया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यहाँ पे रूसी ओलंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो जो रूसी ओलंपिक समिति है इन्होंने चार्टर का उल्लंघन किया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ये निर्णय लिया है। इसके बाद बेल्जियम के 32 साल के फुटबॉलर हैं एडेन हजार्ड, इन्होंने हाल ही में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है एडेन हजार्ड किस खेल से संबंधित हैं, तो फुटबॉलर हैं। या पूछ सकता है किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये बेल्जियम के लिए फुटबॉल खेलते थे। फिर यहाँ पे एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि है मर्डेका कप फुटबॉल टूर्नामेंट। मर्डेका कप फुटबॉल टूर्नामेंट, तो इस साल का ये टूर्नामेंट तजिकिस्तान ने जीता है। तजिकिस्तान ने मलेशिया को हराकर इस वर्ष का मर्डेका का फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। और जो भारत की टीम थी, भारतीय फुटबॉल टीम, इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही है। इसके बाद फ्रांस की स्टेफनी फ्रेपार्ट हैं। स्टेफनी फ्रेपार्ट ये फुटबॉल की रेफरी हैं, महिला रेफरी हैं। और हाल ही में वेम्बले स्टेडियम में पुरुषों का इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हो रहा था, जहां पे ये ऑफिशियल महिला रेफरी बनी थी। और ऐसा पहली बार हुआ हिस्ट्री में कि कोई पुरुषों के इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में ऑफिशियल महिला रेफरी बनी है। तो इस कारण से इनका नाम इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की हैं स्टेफनी फ्रेपार्ट, याद रखिएगा। इसके बाद पोलैंड के युवा टेनिस स्टार हैं हुर्बर्ट हुर्काज, इन्होंने संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, कहाँ के टेनिस स्टार हैं, पोलैंड के खिलाड़ी हैं हुर्बर्ट हुर्काज, इन्होंने संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। और इसी टूर्नामेंट में बात करें तो जो पुरुषों का युगल वर्ग है वहाँ पे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने जीत दर्ज की है। तो जो युगल वर्ग है ये जीते हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन। इसके बाद भारत के युवा ग्रैंड मास्टर है रौनक साधवानी, इन्होंने इटली में आयोजित हुई थी अभी अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, वहाँ पे शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा, रौनक साधवानी। फिर यहाँ पे यूएफए है, यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इन्होंने घोषणा की है कि अब यूएफए का कोई भी मैच आने वाली अगली सूचना तक इजराइल में आयोजित नहीं किया जाएगा। यानी इन्होंने इजराइल में जो मैच होने वाले हैं उन सभी को निलंबित कर दिया है। इसके बाद भारत के उभरते शटलर हैं बोर्निल आकाश चांगमाई, तो हाल ही में इन्होंने चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बालकों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो शटलर हैं यानी बैडमिंटन खेलते हैं बोर्निल आकाश चांगमाई। चाइना में आयोजित हुआ था बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू के सेक्शन की तरफ, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले है यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष हॉकी वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है, तो यह है बेल्जियम। फिर अब वर्ष 2018 में किस देश में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, तो ये हुआ था रूस में। फिर अब वर्ष 2021 में किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता है, तो जीता है रूस ने। फिर किस बल्लेबाज के नाम रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, तो ये है वसीम जाफ़र। फिर दिग्गज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज के विश्व चैंपियन हैं। फिर चीन के शटलर लिन डेन, इन्होंने कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो इन्होंने 5 बार जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने सिंसिनाटी ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है, तो ये जीते हैं नोवाक जोकोविच। फिर एंडी मरे ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, तो इन्होंने टोटल 3 टूर्नामेंट जीते हैं। फिर इस वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने डेकाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो इस वर्ष स्वर्ण पदक जीते हैं पियर्स लेपेज। फिर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में चैंपियन कौन बनी है, तो इस बार चैंपियन बनी है ताइजू यंग। फिर 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं, तो ये हैं सियाजरुल इदरस। फिर किस बल्लेबाज ने वनडे विश्व कप में एक एडिशन में सबसे ज़्यादा शतक बनाए हैं, तो ये हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में किस देश ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था, तो जीता था दक्षिण कोरिया ने। फिर है मैट्स फिट्जपैट्रिक, ये किस देश के दिग्गज गोल्फर हैं, तो ये गोल्फ खेलते हैं ब्रिटेन के लिए।
नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के विजेता कौन बने हैं? तो विजेता बने हैं नोआह लायल्स। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो पहला एशियाई देश है जापान। फिर अब वर्ष 2022 में किस टीम ने आईपीएल का खिताब जीता था? तो 2022 में जीती थी गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो खेल है वो एशियाई गेम्स का हिस्सा नहीं है? तो आइस हॉकी जो है ये एशियाई गेम्स 2022 का हिस्सा नहीं था। फिर एशियन गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता था ली शिफेंग ने। नेक्स्ट है निक किर्गियोस, ये किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं? ये टेनिस खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर है अदिति गोपीचंद स्वामी, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करती हैं तीरंदाजी में। फिर है सुल्तान ऑफ जोहोर कप, ये किस खेल की एक वैश्विक प्रतियोगिता है? तो ये जो टूर्नामेंट है ये हॉकी का एक टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है। फिर है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल पुरस्कार हासिल किया है? तो गोल्डन बॉल दिया गया था एटाना बोनामाटी को। फिर एशियन गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? तो भारत था चौथे स्थान पे। फिर वर्ष 2025 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित होगी फ्रांस में। आगे यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के कुछ क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। फिर पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पे की गई थी? इसका राइट आंसर है आर्थर ली आयोग। फिर ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में। फिर बताना आपको कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रॉस बार्कर। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे HK कृपलानी। फिर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये थी रोज बैथ्यू। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग किस तरह का निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। फिर है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 315 में। फिर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 317 में। फिर है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये सौंपा जाता है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। फिर है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं इनकी पदावधि कितनी होती है? तो आयोग के अध्यक्ष की पदावधि होती है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। फिर है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के कदाचार से संबंधित मामले पर सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति किसके पास भेजते हैं? तो राष्ट्रपति भेजते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। फिर है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेते हैं? तो ये है अनुच्छेद 145 के तहत। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 317 में। फिर है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति एवं कार्यकाल का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 316 में। नेक्स्ट है 2 अथवा अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। फिर है पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित हुई थी 1922 में। फिर है किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, 1966। फिर है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर है कौन सी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं? तो ये है भारतीय विदेश सेवा। नेक्स्ट आपको बताना अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 3 है अखिल भारतीय सेवाएं। फिर है सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए?
तो ये होनी चाहिए 9 से 11 तक। फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है सरदार पटेल जी को। फिर बताना प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। फिर है सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था जब, तो समय गुजरात का शासक कौन था? तो समय शासक था गुजरात का भीमदेव। फिर आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है? इनका मकबरा है गोल गुम्बज। फिर गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो ये था पुर्तगाल। नेक्स्ट बताना है, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये है पवन ऊर्जा। फिर कौन सा गैर संस्थागत साख के लिए एक उदाहरण है? ये साहूकार। फिर भिटारी स्तंभ शिलालेख के अनुसार किस गुप्त राजा ने हुण के लिए संघर्ष किया था? तो ये राजा था स्कंदगुप्त। फिर भारत का पहला बायोस्फीयर यानी कि संरक्षित जैवमंडल कौन सा है? देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, जब हम इम्पोर्टेंट डे पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने डिस्कस किया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत का पहला बायोस्फीयर यानी कि संरक्षित जैवमंडल था। कब शामिल किया गया था इसे? सन 2000 में। फिर अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत के राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? तो राज्यपाल थे अवंती के। फिर किसे विश्व के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये है सेंटोस। सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। फिर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय है दिल्ली में। फिर प्रवाल शैल श्रेणियाँ किसकी समुद्री प्रतिपक्ष हैं? ये प्रतिपक्ष हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। फिर आईने अकबरी, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अबुल फजल। फिर भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सी राजगोपालाचारी। फिर आपको बताना नेक्स्ट, कौन सी नदी ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित है? तो ये नदी है सिंधु नदी। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किसके दृश्य को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं जातक कथाओं को। फिर नाबार्ड जो है इसका स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था 1982 में, 1982 में स्थापित हुआ था नाबार्ड। फिर है तुर्कान ए चहलगानी किसके शासन के तहत शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी इल्तुतमिश के टाइम पे। फिर है मिलिंद पहो ग्रंथ राजा मिनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच वार्तालाप का एक वर्णन है? तो ये राजा मिनेंडर और नागसेन के बीच की वार्तालाप का वर्णन है मिलिंद पहो ग्रंथ। फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने। फिर राज्य के विधान परिषद का निर्माण कौन कर सकता है? तो निर्माण करती है संसद। फिर सांसद राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल। फिर आपको बताना है किसके पास सिक्के गढ़ने का एकमात्र अधिकार है? तो ये अधिकार है सिर्फ भारत सरकार के पास। फिर किस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया था? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। फिर है वैदिक युग में आख्यानी किसकी देवी हैं? तो आख्यानी थी वन की देवी। फिर है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। फिर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1978 में। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 315 में। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था 27 अक्टूबर 1956। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इंदौर में। फिर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे डी बी रेगे। फिर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष है? तो ये है 62 वर्ष। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हेतु कौन पात्र है? तो या तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य हो या वो संघ लोक सेवा का आयोग का सदस्य हो, तब वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए पात्र है। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्धारण किया जाता है राज्यपाल के द्वारा।
फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो ये सिविल सेवाओं के स्थानांतरण का जब मामला होता है तब वहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। फिर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे 5 सदस्य होते हैं। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का संगठन है? तो ये भी एक संवैधानिक संगठन है। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आता है अनुच्छेद 320 में। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित रहते हैं? तो ये आधारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। फिर है विशेष परिस्थितियों के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसमें होती है? ये शक्ति होती है राज्यपाल में। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो इनके प्रमुख कार्य हैं भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, भर्ती के तरीकों पर सरकार को परामर्श देना, नियुक्ति करना, पदोन्नति के मामले में सलाहकारी देना। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के बाद किस चीज़ के लिए पात्र होता है? तो ये संघ लोक सेवा के सदस्य या अध्यक्ष के लिए पात्र हो जाता है। नेक्स्ट है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की जा सकती है? तो यदि संबंधित राज्य जो है इस संबंध में करार कर लें तब, या फिर सांसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयुक्त नियुक्ति कर सकती है। फिर है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। फिर है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? तो विस्तार किया जाता है राज्य विधानसभा मंडल के द्वारा। फिर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो ये अधिसूचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। फिर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने किस स्वतंत्रता सेनानी की समाधि स्थित है? तो वहाँ पे सादत खान की समाधि स्थित है। फिर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो उस समय में मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसा ही अगला वीडियो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी जो PDF है ये मैंने आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम से फॉलो कर सके, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डेली करंट अफेयर, वोकैब जी के सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। जॉब अलर्ट्स भी हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके आपको प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोस मिल जाएंगे। नवंबर का विश्लेषण चल रहा है, उसके भी वीडियो आ चुके हैं, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।